हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें इलास्टिसिटी का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हुक्स लॉ पे या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन पे बेस्ड होंगे। आज हम 3 न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से रूल समराइज कर लेते हैं कि कोई भी किसी भी भौतिक राशि का मान आपको किसी भी यूनिट सिस्टम में दिया हुआ है, आप जो भी भौतिक राशियों को अपने फॉर्मूला में यूज करेंगे या जो भी भौतिक राशियां आपको दी हुई हैं, उन्हें सबसे पहले हम एक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। एक सिस्टम में मतलब एक यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी अगर हमने एक भौतिक राशि एमकेएस पद्धति में रखी है तो सारी भौतिक राशियों को हम एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने भौतिक राशियों को सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करने का सोचा है तो सारी भौतिक राशियां सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। कहने का मतलब, सबसे पहले जो भी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, जो भी भौतिक राशियां उनको दी हुई हैं, वो आप नोट कर लीजिए एक जगह कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए, उसमें से देखिए कि आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं और उनको लिख लीजिए कि ये आपको इस चीज का मान तो दिया हुआ है। फिर लिखिए कि आपको ज्ञात क्या करना है, और जहां आपने जो दिया हुआ लिखा है कि क्या क्या किस किस चीज की वैल्यू दी हुई है, उनको आप एक यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। इजी रहता है, हम एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं जनरली, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा सिस्टम यूज करना है तो आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 1/2 मीटर तथा लंबाई 15 मीटर है। 256 किलो न्यूटन का एक बल F इसको लंबाई की दिशा में तनित करता है। छड़ में प्रतिबल, विस्तार और विकृति की गणना कीजिए। संरचनात्मक इस्पात का यंग गुणांक 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। यानी क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है कि आपको कोई इस्पात यानी कि स्टील की छड़ दी हुई है, उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या दी हुई है आपको आधा मीटर, लंबाई दी हुई है छड़ की 15 मीटर, बल का मान दिया हुआ है 256 किलो न्यूटन और यंग का प्रत्यास्थ गुणांक आपको दिया हुआ है 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीजें आपको दी हुई हैं, तो इन चारों चीजों को लिख लिया। y की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल r की वैल्यू दी हुई है और कैपिटल L की वैल्यू दी हुई है। अब बाकी सब चीजें जो है वो हमारी एमकेएस पद्धति में है। केवल जो बल का मान है वो हालांकि एमकेएस में दिया हुआ है लेकिन किलो न्यूटन में लिखा हुआ है, इसलिए किलो को हमने 10⁻³ लिखते हुए न्यूटन में चेंज कर लिया। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आपको जो वैल्यू दी हुई है वो किलो न्यूटन में दी हुई है, तो सबसे पहले हमने इस किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल लिया, तो वैल्यू आपको मिली 256 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 4 वैल्यूज दी हुई थी, चारों को नोट कर लिया। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है प्रतिबल कितना होगा, फिर ज्ञात करेंगे कि उसका जो बल लगाया है आपने उसकी वजह से उसकी लंबाई में विस्तार कितना होगा और विकृति का मान क्या होगा। तो ये मान लिया कि ये जो छड़ है आपकी, इसको आपने एक सिरे पर क्लैंप कर दिया। क्लैंप करने का मतलब एक सिरे पर तो फिक्स कर दिया है और जो दूसरा सिरा है उस पर छड़ की लंबाई की दिशा में आपने बल लगाया है। जब हम यंग का प्रत्यास्थ गुणांक या तनन प्रतिबल पढ़ रहे थे, दोनों में हमने देखा था कि किसी भी छड़ को या बेलनाकार वस्तु को आप बल लगाकर खींचते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो ऐसा ही केस हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, प्रतिबल पूछा है तो प्रतिबल क्या होता है, हमें प्रतिबल का फॉर्मूला पता है, F/A होता है। F का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। A होता है वो क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है, और ए हमने क्या देखा था, किसी भी तार के लिए जो उसका अनुप्रस्थ काट होता है यानी कि जो क्रॉस सेक्शन होता है उस पर बल लगा के खींचते हैं। क्रॉस सेक्शन जो है वो तार हमारा बेलनाकार होगा, बेलनाकार वस्तु का क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल πr² होता है।
इसलिए a का मान आपको मिल जाता है पाई आर स्क्वायर। अब f का मान कितना है 256 इंटू 10⁻³ पाई की वैल्यू होती है 3.14 और r का मान आपको दिया हुआ है आधा मीटर, उसका स्क्वायर कर दीजिए। वैल्यूज पुट अप करके जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्रतिबल का मान मिल जाता है 326.11 गुणा 10⁻³ कैलकुलेशन से, प्लस हमेशा याद रखिएगा हमें मैथमेटिकल वैल्यू के साथ उसका मात्रक भी लिखना होता है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वो इसके आगे लिख दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें विस्तार निकालना है, डेल्टा एल का मान कितना होता है ये निकालना है। तो आपको दिया हुआ है यंग का प्रत्यास्था गुणांक, उसका फॉर्मूला आपको पता है। यंग का प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है y बराबर f अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल आपको निकालना है, f अपॉन ए का मान आपने पॉइंट ए के अंदर निकाल लिया है 326 गुणा 11, सॉरी 326.11 गुणा 10⁻³ तो f अपॉन ए का मान हम क्वेश्चन ए, जो क्वेश्चन का पार्ट ए है वहां से रख देते हैं। एल का मान हमें 15 दिया हुआ है वो रख देते हैं और y की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट अप कर देते हैं। कैलकुलेशन करके डेल्टा एल की वैल्यू हमें मिलती है 24.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट चीज हमें पूछी है कि विकृति क्या होती है। तो आपको तनन प्रतिबल के लिए अनुदैर्ध्य विकृति का मान पता होता है कि विकृति आपको मिलती है डेल्टा एल अपॉन एल, यानी लंबाई में जितना विस्तार हुआ अपॉन उसकी प्रारंभिक लंबाई जितनी थी वो। लंबाई में विस्तार आपने पॉइंट बी में निकाला है, इसी क्वेश्चन के पॉइंट बी में आपने डेल्टा एल का मान निकाला है। डेल्टा एल की वैल्यू वहां से रख दीजिए और कैपिटल एल का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 15 मीटर, वो मान यहाँ रख दीजिए। ये कैलकुलेशन करने पर आपको विकृति का मान मिल जाता है और वो वैल्यू मिली 1.63 इंटू 10⁻⁻10। अब देखिए विकृति जो है वो विमाहीन राशि होती है विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है, इसलिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए हम यहाँ किसी मात्रक का यूज नहीं करेंगे। पॉइंट बी जब हमने सॉल्व किया था तो हमें डेल्टा एल यानी कि लंबाई में विस्तार निकालना था। विस्तार का मान, लंबाई जो होती है वो मीटर में ली जाती है, इसलिए उसका मात्रक हम मीटर रख देते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तांबे का एक 8 मीटर लंबा तार तथा इस्पात का एक 6.5 मीटर लंबा तार, जिनमें दोनों के व्यास 5 मिलीमीटर हैं, सिरे से जुड़े हुए हैं। जब इसे एक भार से तनित किया गया तो कुल विस्तार 0.7 mm हुआ। लगाए गए भार का मान प्राप्त कीजिए। YC इक्वल्स टू दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा YS बराबर 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले एक तार है तांबे का, उसकी लंबाई है 8 मीटर। दूसरा तार है इस्पात का, उसकी लंबाई है 6.5 मीटर और इन दोनों तारों के व्यास बराबर हैं और व्यास का मान है 5 मिलीमीटर। अब क्या किया, दोनों तारों को लिया और सिरे से जोड़ दिया, यानी कि दोनों तारों को आपस में जोड़ दिया। दोनों तार जोड़कर एक लंबा तार बन गया। अब इस तार पर इसने एक भार को लटका दिया। अब भार लटका दिया तो इस भार की वजह से बल लगेगा और उस बल के कारण इन दोनों तारों को मिला के जो लंबा तार बना है उसमें कुल विस्तार हो गया 0.7 mm। यानी तांबे वाले में कितना हुआ और इस्पात वाले में कितना हुआ ये हमें नहीं पता, पर दोनों का मिला के 0.7 mm का विस्तार हो गया है। अब हमें निकालना क्या है कि जो भार हमने लगाया था वो कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। फिर आपको YC दिया हुआ है और YS दिया हुआ है। देखिए तांबे को इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, इसलिए उसके लिए कॉपर के लिए जो चीजें हैं उसके लिए इसने C को यूज किया है और इस्पात को स्टील कहते हैं, इसलिए उसके लिए सिंबल S को यूज किया है।
तो YC है वो है कॉपर के लिए यानी कि तांबे के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, और YS है वो है स्टील के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब दिया हुआ क्या क्या है उसी पैटर्न पे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उनको सबको एक जगह लिख लीजिए। तो दिया हुआ क्या क्या है, YC दिया है, YS दिया है, LC दिया है, LS दिया है यानी कि स्टील और तांबे के तार की लंबाई दी हुई है, और दोनों का व्यास भी दिया हुआ है यानी DC दिया है, DS दिया है। दोनों का मान बराबर है, मैंने मान लिया उसे D लिख दिया, और D का मान दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। जितनी चीजें दी हुई थी सारी लिख ली, और जो टोटल विस्तार है वो 0.7 mm। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी यूनिट्स हैं किसी भी एक यूनिट सिस्टम को यूज करते हुए सारी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू एक यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए YC, YS, LS और LC ये तो सारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन और मीटर इनमें वैल्यू दी हुई है, यानी ये MK सिस्टम में है। इनमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो व्यास दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो 5 मिलीमीटर में 5 गुणा 10⁻³ मीटर हो गए। ये हमें मिला इन तारों का व्यास। इन तारों की त्रिज्या निकालनी हो तो उसे R मान लिया, RC हो गई कॉपर की त्रिज्या, उसका मान स्टील की त्रिज्या के बराबर होगा क्योंकि दोनों के व्यास बराबर है। RS हो गया स्टील की त्रिज्या, और मैंने मान लिया कि दोनों को मैं R लिख रही हूँ। वैल्यू कितनी आएगी, व्यास है 5 मिलीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर यानी कि 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ये सारी राशियां MK सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही R का मान आपको पता है, बल लगेगा तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आप लिखोगे A, और A का मान क्या होगा πr²। कॉपर का भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वही होगा क्योंकि R का मान सेम है दोनों के लिए, और वही स्टील के लिए होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो मान लिया कि AC है कॉपर का और AS है स्टील का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। दोनों के मान बराबर हैं, उसे मैंने A लिख दिया, और A का मान मुझे मिलेगा πr²। पाई का मान आपको पता है 3.14 होता है। R की वैल्यू आपने निकाल रखी है 2.5 इंटू 10⁻³ है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको A का मान मिलता है 19.69 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि प्रत्यास्था गुणांक E क्या होता है, हुक के नियम से E बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है। अब यहाँ चेंज किस में हो रहा है, लंबाई में हो रहा है, इसलिए E की जगह यानी कि प्रत्यास्था गुणांक, कौन सा प्रत्यास्था गुणांक होगा, यंग का प्रत्यास्था गुणांक। तो E की जगह हम Y लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या मिला, Y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, या जब आपने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था आपने तनन प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यहाँ अंडरस्टूड है कि Y जो है वो Y है यंग का प्रत्यास्था गुणांक, इसका मतलब प्रतिबल होगा तनन प्रतिबल और विकृति होगी अनुदैर्ध्य विकृति। तो आप वैसे लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर सिंपल लिख दिया तो भी ठीक है। यहीं से आपको प्रतिबल का मान क्या मिला, y इंटू विकृति, ये आपने इक्वेशन 2 दे दी। अब तनन विकृति क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि विकृति की जगह आपने लिख दिया डेल्टा एल अपॉन एल। तो आपको प्रतिबल का मान मिला y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अपने पास दो तार हैं तांबे के और स्टील के, दोनों तारों का व्यास बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। भार
जो हमने लगाया है वो दोनों तारों पर एक ही बार भार लगाया है, यानी कि जो बल लगेगा तारों पर जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न होता है और लंबाई में वृद्धि होती है वो उस भार के कारण लगेगा। और क्योंकि दोनों तारों पर एक ही भार लटकाया है इसलिए वो भार जितना बल लगाएगा वो दोनों तारों पर बराबर बल लगाएगा। अब तनन प्रतिबल क्या होता है? F अपॉन ए। आप कह रहे हैं कि दोनों तारों पर बल बराबर लग रहा है, दोनों तारों का क्षेत्रफल A बराबर है। तो जब F का मान भी बराबर है दोनों तारों के लिए और A का मान भी बराबर है तो F अपॉन A का मान भी बराबर होगा दोनों के लिए। F अपॉन A क्या होता है? प्रतिबल। यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हो रही है तो तनन प्रतिबल होगा। बल जो है वो लंबाई के अनुदिश लग रहा है इसलिए तनन प्रतिबल होगा। कहने का मतलब दोनों तारों पर तनन प्रतिबल का मान बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर जो बल लग रहा है वो भी बराबर है और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। इसी को मैंने लिख दिया कि प्रतिबल जो C के लिए है यानी कॉपर के लिए है वो बराबर होगा प्रतिबल स्टील के। अब आपको पता है प्रतिबल समीकरण 3 में आपने निकाला था, प्रतिबल क्या था? Y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो जहां प्रतिबल के लिए आप कॉपर के लिए प्रतिबल निकाल रहे हैं वहां तो इस फॉर्मूला में जो सबस्क्रिप्ट लगाते हैं जैसे y की जगह वाई सी लिख दीजिए, l की जगह एल सी लिख दीजिए, डेल्टा एल की जगह डेल्टा एल सी लिख दीजिए। तो ये डिनोट कर देगा हमारा कॉपर को। और अगर हम यही चीज स्टील के लिए लिखनी है तो उसके सबस्क्रिप्ट में s लिख दीजिए तो वो हो जाएगा वाई एस इंटू डेल्टा एल एस अपॉन एल एस। ये एक आपको इक्वेशन मिली जिसमें एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष है। बाएं पक्ष में जो राशि है वो कॉपर के लिए है, दाएं पक्ष में जो राशियां हैं वो सारी स्टील के लिए। आपको क्या करना है? डेल्टा एल सी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है उसे वहीं रखिए और राइट हैंड साइड में जो डेल्टा एल एस है उसको बाईं साइड में ले आइए। उसके अलावा बची हुई सारी राशियां हैं वो दाईं साइड में भेज दीजिए। तो आपको डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस क्या मिला? वाई एस अपॉन वाई सी इंटू एल सी अपॉन एल एस। राइट हैंड साइड में क्या क्या टर्म्स हैं? वाई एस, वाई सी, एल सी, एल एस। इन चारों के वैल्यूज आप जब क्वेश्चन आपने शुरू किया था वहां पर कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या मान दिए हुए हैं चारों के वैल्यूज वहां पे लिखी हुई है, यानी सवाल में ये चारों वैल्यूज आपको दी हुई है। इन चारों के मान रख दीजिए। मान रखने पर आपको डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस मिला 2.24। यानी कॉपर के तार में जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसका स्टील के तार में जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसके साथ अनुपात है 2.24। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों तारों में कुल विस्तार यानी कि कॉपर वाले तार का विस्तार प्लस स्टील वाले तार का विस्तार, इन दोनों का विस्तार जो है वो 0.7 मिलीमीटर है। वंस अगेन मिलीमीटर है उसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी? 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर। कुल विस्तार है इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस, जितना कॉपर में विस्तार हुआ प्लस जितना स्टील में विस्तार हुआ। ये जो दो इक्वेशन मिली हमें डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस वाली, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें डेल्टा एल सी का मान मिला 0.48 इंटू 10⁻³ मीटर और डेल्टा एल एस का मान मिला 0.22 इंटू 10⁻³ मीटर। इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है? बिल्कुल जैसे आप मैथ्स में समीकरण सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब प्रतिबल कितना होता है? F अपॉन ए, ये आपको पता है। F क्या है? भार W के कारण बल लग रहा है इसलिए F बराबर हो गया W। यानी प्रतिबल का मान क्या मिला आपको? F की जगह W रख दीजिए तो W अपॉन ए। यानी समीकरण 3 क्या कह रही थी? प्रतिबल बराबर Y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। प्रतिबल का मान कितना है? W अपॉन ए।
तो W अपॉन A आपको क्या मिला, y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। अब हमें निकालना क्या है कि जो भार हमने लटकाया था वो कितना है। तो W आपको क्या मिला, y की जगह आप कॉपर का मान रख के निकाल लीजिए या फिर स्टील का रख के निकाल लीजिए, वैल्यू सेम ही आएगी। मैंने यहाँ कॉपर का रख के निकाला है, तो y की जगह वाई सी कर दिया, डेल्टा एल की जगह डेल्टा एल सी कर दिया और l की जगह एल सी कर दिया और इंटू a कर दिया। सबकी वैल्यूज पुटअप करने पर मुझे W का मान मिलता है 1.32 इंटू 10⁻²। ये है मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। प्लस आगे क्या करना है मुझे, W का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि ये एक बल है, न्यूटन, इसलिए आपको W का मान मिला 1.32 इंटू 10⁻² न्यूटन। मोस्टली हम क्या गलती करते हैं कि हम क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, लेकिन मात्रक लगाना भूल जाते हैं। तो याद करके मात्रक लगा के क्वेश्चन को खत्म करना है आपको। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नीचे तालिका दी हुई है उसके अंदर आपको डेटा कुछ दिया हुआ है और आपको बताना है कि प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा। यानी एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको फोर्स दिया हुआ है, बल दिया हुआ है और लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है उसका मान दिया हुआ है। अलग अलग बल के अलग अलग मान दिए हुए हैं और उसके संगत लंबाई में कितना कितना परिवर्तन हुआ वो आपको दिया हुआ है। अब ऐसे केसेस में क्या करना है, आपको F दिया हुआ है और डेल्टा L दिया हुआ है। तो हुक का नियम हमें पता है, हुक का नियम क्या कहता है, नियम का समीकरण क्या कहता है, E बराबर होता है प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। परिवर्तन किस में हो रहा है, लंबाई में हो रहा है, इसलिए कौन सा प्रत्यास्था गुणांक होगा, यंग का प्रत्यास्था गुणांक, जिसे आप y से लिख रहे हैं। तो y आपको मिला, y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल का मान F अपॉन A होता है और विकृति का मान होगा डेल्टा L अपॉन L। अब देखिए मोस्टली ऐसे केसेस में आपको जब अगर प्रत्यास्था गुणांक पूछता है तो आपको सारे मान दिए हुए होते हैं, F, A, डेल्टा L, L ये सब दिए हुए होते हैं। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें A और L का मान नहीं दिया गया है, तो इसलिए मान लेते हैं कि A और L का मान एक है तो y क्या मिला आपको, F अपॉन डेल्टा L। F का मान आपको दिया हुआ है, डेल्टा L का मान आपको दिया हुआ है। अब देखिए y निकलेगा आपका F अपॉन डेल्टा L, लेकिन आपके पास F के बहुत सारे मान हैं, ऐसे ही डेल्टा L के भी बहुत सारे मान हैं, यानी 4 मान तो आपको बल के दिए हुए हैं, 4 मान आपको डेल्टा L के दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आप दोनों में से कोई सा भी बल ले, सॉरी आप किसी भी बल के संगत डेल्टा एल का मान रखेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। यानी कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप किसी भी फोर्स के किसी भी मान के संगत लंबाई का कोई भी मान लेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो y का मान मिलेगा वो सारे फोर्सेस के लिए और सारी लेंथ के लिए सेम मिलेगा। जैसे 0.98 वाला फोर्स, जब न्यूटन वाला फोर्स जब आप लगा रहे हैं तो जो लंबाई में परिवर्तन आएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴, उनका जब आप रेशियो लेंगे, उनका जब अनुपात लेंगे तो भी y का वही मान मिलेगा जितना कि अगर आप बल का मान 1.96 लेते हैं और लंबाई का मान 16 इंटू 10⁻⁻⁴ लेते हैं उसके लिए मिलेगा। कहने का मतलब जिस भी बल के संगत आप उसकी लंबाई में परिवर्तन का अनुपात देखेंगे सबके लिए सेम आता है और वही जो सेम चीज है वो आपका, या वही जो सेम अनुपात है वो आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान होगा। तो अगर ऐसे अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग लेंथ दी हुई होती है या अलग अलग चेंज दिया हुआ होता है तो सबके लिए अनुपात सेम आएगा। एक या दो का निकाल के देख लीजिए, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वही आपका आंसर है। आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हुए कल फिर किसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल देखते हैं।
थैंक यू सो मच।